ये कहानी है सातोरू फुजीनुमा की, जो जब भी कोई बड़ी घटना होने वाली होती है तो अचानक से कुछ मिनट पहले के वक्त में पहुंच जाता है। 29 साल का ये मांगा आर्टिस्ट एक अजीब और रहस्य से भरी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिसे वो रिवाइवल कहता है। इस रिवाइवल की मदद से उसने कई लोगों की जान बचाई है, बिना ये समझे कि ये पावर उसके पास आई कैसे। लेकिन जब एक दिन उस पर उसकी माँ का कत्ल करने का इल्जाम लगता है, तो उसका रिवाइवल इस बार उसे सिर्फ कुछ मिनट पहले नहीं, बल्कि सीधा 18 साल पहले 1988 के जमाने में भेज देता है। धीरे धीरे सातोरू को एहसास होता है कि जो मर्डर आज हुआ है, उसका कनेक्शन उस घटना से हो सकता है जो उसके बचपन में हुई थी। उसकी एक क्लासमेट कायो हिनाजुकी का किडनैप और मर्डर। कायो एक तनाव और रहस्य से भरी लड़की थी, और सातोरू जानता है कि उसके पास अब एक मौका है सब कुछ सही करने का। इरेज्ड की ये कहानी सातोरू के सफर को दिखाती है, जिसमें वो ये जानने की कोशिश करता है कि 18 साल पहले असल में क्या हुआ था। अब उसका सिर्फ एक ही मिशन है, अपनी क्लासमेट की मौत को रोकना और साथ ही अपने आज के दोस्तों और अपनों को बचाना। क्या वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएगा? ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, एक थ्रिलर भी है जो आपको हर स्टेप पे सरप्राइज करेगा। तो अभी से रेडी हो जाओ, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा चौंकाने वाला रहस्य जो आप सोच भी नहीं सकते। तो तैयार रहिए एक दिमाग हिला देने वाली कहानी के लिए। कहानी की शुरुआत होती है सातोरू फुजीनुमा के साथ, जो एक मंगा आर्टिस्ट है। उसका एडिटर उसकी स्टोरी रिजेक्ट कर देता है और उसे कहता है कि अब वो 29 साल का हो गया है, इसलिए उसे किसी और मैगजीन में ट्राई करना चाहिए। तो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी मांगा फाड़ देता है। फिर हम सातोरू को अपने कमरे में लेटा हुआ देखते हैं। सातोरू कहता है, हर दिन मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है, काश मैंने उस वक्त ये किया होता। लेकिन ये सोच कभी भी असली पछतावा नहीं बनती। ये सब एक बहाना है जो आता है और चला जाता है। उसे अपने दिमाग के गहराइयों में झांकने से डर लगता है। अपनी जिंदगी की चॉइसेस को दोबारा समझने के लिए वो एक नए काम की तलाश करता है, और वो अस्सी पिज्जा में डिलीवरी बॉय बन जाता है। जब सातोरू पिज्जा डिलीवर करने के लिए निकलता है, तो उसका बॉस उसे ध्यान से जाने को कहता है। फिर कातागिरी नाम की लड़की उसे मजाक में कहती है कि वो पिज्जा को रास्ते में ही ना खाए, लेकिन सातोरू को उसका मजाक अच्छा नहीं लगता और कहता है कि आजकल के बच्चों के जोक्स बहुत बेकार हो गए हैं। डिलीवरी के दौरान जब वो रास्ते पर जा रहा होता है, तो उसे एक तितली दिखाई देती है, और उसके साथ एक अजीब चीज होती है, रिवाइवल। ये एक ऐसी पावर है जो उसको कुछ सेकंड पहले वाले वक्त में भेज देती है, जिसे वो किसी बड़ी मुसीबत को होने से रोक सकता है। फिर वो अपने आसपास के लोगों को देखता है और कोई अजीब हरकत या संकेत ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे एक ट्रक दिखाई देता है जिसका ड्राइवर बेहोश होता है। इस पावर का इस्तेमाल करके वो एक छोटे बच्चे को एक ट्रक के नीचे आने से बचा लेता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और खुद हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। बेहोशी में उसे अपने बचपन की यादें दिखाई देती है। उसे अपने दोस्त और एक लाल ड्रेस पहनी लड़की पार्क में अकेली खड़ी दिखाई देती है। जब उसकी आंखें खुलती है, तो उसके बगल में कातागिरी बैठी होती है, जो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो। तो वो कहता है, फुजीनिवा सातोरू, 29 साल का, उसने एक ट्रक के पीछा किया और एक्सीडेंट हो गया। कातागिरी पूछती है कि क्या वो किसी को कॉल कर कर एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहेगा। तो सातोरू कहता है कि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहेगा। कातागिरी कहती है कि वो उससे बहुत इम्प्रेस्ड है, क्योंकि उसने एक बच्चे की जान बचाई, और बताती है कि ड्राइवर मर गया था और ट्रक के एक गोदाम में टकरा गया, पर किसी और आदमी को चोट नहीं लगी। फिर सातोरू रिवाइवल के बारे में बताता है। रिवाइवल के कारण वो वक्त में पीछे जाता है, आमतौर पर 1 से 5 मिनट पहले, और वही सीन दोबारा होता है। हर बार ये उस वक्त होता है जब कुछ बुरा होने वाला होता है। फिर वो कोई अजीब हरकत या संकेत को ढूंढता है। उसने रिवाइवल की मदद से कई मुसीबत होने से रोकी है। ज्यादातर समय नेगेटिव आउटकम बस न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन कभी-कभी, जैसे इस केस में, ये उसके लिए नेगेटिव बन जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब सातोरू घर पहुंचता है, तो उसकी माँ साचिको फुजीनुमा उससे मिलने आती है। वो कहती है वो उससे हॉस्पिटल मिलने आई थी, लेकिन वो सो रहा था। उसे सोया हुआ देखकर वो बोर हो गई और घर वापस आ गई थी। साचिको उससे कहती है कि वो कुछ देर के लिए वहां रुकने वाली है। वो कहती है कि उसका एक लौता बेटा कार से टक्कर मार के आया है, तो उससे उसका ध्यान रखना चाहिए। सातोरू कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही बेड है। तो सचिको कहती है उसने अलमारी में स्लीपिंग बैग देखा था और उसे काम चला लेगी, और कहती है कि होटल में रूम लेना पैसे की बर्बादी होगी। सातोरू सोचता है कि उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं बदली, और उसे भी नहीं लगता कि उसकी माँ 52 सालों की है।
फिर उसकी माँ टीवी देख रही होती है तो सातोरू मन ही मन सोचता है कि रात को बाथरूम बिना शोर किए जाना मुश्किल होगा, तो सचिको कहती है उसे रात को शोर से कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सोती है। फिर टीवी पर एक खोई हुई पहली क्लास की बच्ची की खबर आती है जो पिछली शाम साइतामा शहर में खो गई थी, लेकिन आज सुबह उसे योकोहामा में सुरक्षित पाया गया। साचिको सातोरू से पूछती है कि क्या उसे याद है कि जब वो 5th क्लास में था उनके एरिया में भी किडनैपिंग और मर्डर हुए थे, लेकिन कहती है कि सभी पेरेंट्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि सभी बच्चों को उस इंसिडेंट से दूर रखा जाएगा। इसलिए सातोरू को अच्छे से याद नहीं है कि उसकी जिंदगी भी खतरे में थी। सोने के वक्त सातोरू किडनैपिंग के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि जब वो 5th क्लास में था तब उसके 2 क्लासमेट्स गायब हो गए थे। वो याद करता है कि वो एक यूकी नाम के लड़के के साथ खेला करता था और वो सातोरू को हमेशा हिम्मत रखने के लिए कहता था। वो कहता था कि अगर वो हिम्मत रखेगा तो वो क्लास में पॉपुलर हो जाएगा। उसके क्लासमेट्स के गायब होने के 6 महीने बाद यूकी को किडनैपिंग और मर्डर की वजह से अरेस्ट किया गया था। अगले दिन जब सातोरू अपनी माँ के साथ स्टोर पर जा रहा होता है, उसके साथ एक और रिवाइवल होता है, पर इस बार वो नहीं समझ पाता कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके बीच साचिको एक अजीब आदमी को देख लेती है जो एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी अकेला ही कार में चला जाता है, लेकिन साचिको उसकी नंबर प्लेट की फोटो खींच लेती है। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात कातागिरी से होती है, जिसे साचिको डिनर पर बुलाने का फैसला करता है, और जब वो सब घर जा रहे होते हैं तो वही आदमी उनको गाड़ी में से देख रहा होता है। वो सब मिलकर डिनर करते हैं। जब कातागिरी वापस जाने लगती है तो रात होने की वजह से सातोरू उसे ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने जाता है। कातागिरी उसे राइड और खाने के लिए शुक्रिया कहती है। जब वो वापस घर आता है तो साचिको कहती है कि शायद उस दोपहर एक आदमी एक छोटी बच्ची को किडनैप करने लगा था और उनके कारण उसने किडनैपिंग नहीं की। अगले दिन सातोरू एक मैगजीन को पढ़ रहा होता है जिसमें शिरातोरी जुन यानी यूकी की मौत की सजा के बारे में लिखा होता है और एक लड़की हिनाजुकी कायो के बारे भी लिखा होता है। इसे देखकर उसे याद आ जाता है कि कायो उसकी क्लासमेट थी 18 साल पहले। कायो को किडनैप कर मार दिया गया था। सातोरू ने उसे आखिरी बार एक पार्क में अकेली खड़ी को देखा था। साचिको किडनैपिंग की गहराई तक जाने की कोशिश करती है। वो समझ जाती है कि असल कातिल वही आदमी है। वो कहती है कि वो आदमी अपनी शक्ल को छुपा रहा था, जिसका मतलब है साचिको उस आदमी को जानती है। वो कहती है कि उसने उस आदमी की आंखें पहले कहीं देखी है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा। अचानक से उसे उस आदमी की असलियत समझ आ जाती है। जब साचिको घर वापस आ जाती है तो पीछे से वही आदमी उसे मार देता है। साचिको सातोरू को घर ना आने के लिए मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी साचिको का फोन उठा लेता है। साचिको मरने से पहले सातोरू को सॉरी कहती है कि उसने उस पर विश्वास नहीं किया था। सातोरू अपने काम से वापस आने लगता है तो कातागिरी उसे कहती है कि उसे उसकी मम्मी की कढ़ी बहुत पसंद आई और वो और करी खाना चाहेगी। जब सातोरू घर पहुंचता है तो उसे अपनी माँ की लाश मिलती है। वो अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो चाकू को देखता है तो घबरा जाता है। तभी उसकी नेबर उसके लिए कुछ लेकर आती है। वो सातोरू के हाथों पर खून लगा हुआ देखती है। इसके कारण उस पर ही कत्ल का इल्जाम लग जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस उसको अरेस्ट करने आती है एक और रिवाइवल होता है और इस बार वो सीधा 18 साल पहले अपने बचपन के दिनों में पहुंच जाता है, जब वो सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट था। वो 15 फरवरी 1988 में पहुंच गया होता है। टीचर क्लास में आता है और सातोरू को अपनी सीट पे बैठने को कहता है। सातोरू को याद नहीं होता उसकी कौन सी सीट है, तो वो एक खाली सीट पे जाकर बैठ जाता है। उसके साथ वाला बच्चा उससे पूछता है कि क्या वो नींद में है, क्योंकि वो सीट कायो की होती है। ये देखकर टीचर कहता है कि कायो आज भी लेट है। सातोरू सोचता है कि इस बार रिवाइवल ने उसे 18 साल पीछे क्यों भेजा। सातोरू की टेंशन बढ़ती जाती है तो वो घर जाने की डिसाइड करता है। वो सिर दुखने का बहाना मारता है और वहां से भाग जाता है। तभी उसे अपनी माँ की याद आती है और घर की तरफ भागने लगता है और रास्ते में उसे कायो मिलती है जो स्कूल जा रही होती है। वो घर पहुंच जाता है लेकिन घर पे कोई नहीं होता। वो एक डब्बे के पीछे पड़ी हुई चाबी का इस्तेमाल कर कर दरवाजा खोलता है। वो अपना पुराना घर देखकर खुश हो जाता है। अपनी माँ के इंतजार में वो वहीं पर सो जाता है। जब उसकी माँ काम से वापस आती है तो उसे देखकर सातोरू खुश हो जाता है। फिर साचिको उसके लिए हैमबर्गर बनाती है खाने के लिए। अपनी माँ को जिंदा देखकर और उसके हाथ का खाना खाकर वो रो पड़ता है।
यह एक और रिवाइवल ही होता है और सातोरू इस चांस को वेस्ट नहीं जाने देगा। रिवाइवल हमेशा बुरी घटना को रोकने के लिए होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी माँ की मौत को रोकने के लिए उसे पास्ट में कुछ करना होगा। लेकिन उसे पास्ट में अभी तक कुछ भी अजीब नहीं लगता। तभी उसे कायो दिखती है जो अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। क्लास में जब कायो नीचे गिरी पेंसिल उठाने लगती है तो सातोरू उस पर एक चोट का निशान देखता है। केन्या सातोरू को कहता है कि वो कायो को पूरी क्लास घूर रहा था और क्या उसे कायो पसंद है। सातोरू कहता है कि उसे कायो पसंद तो नहीं, वो बस उसके बारे में क्यूरियस है। तो काजू कहता है कि ये बात सेम ही है और वो उसे कायो को मिलने ले जाता है। काजू ने कायो को बताया होता है कि सातोरू उसे पसंद करता है और उसे सातोरू से मिलने के लिए कन्विंस करता है। सातोरू कायो से कहता है कि वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है, तो कायो पूछती है कि क्यों। सातोरू कुछ नहीं कहता तो कायो कहती है कि सातोरू भी उसकी तरह फेक है। ये सुनकर उसे शक हो जाता है कि क्या कायो को उसकी सच्चाई के बारे में पता है। वो उससे पूछती है कि वो अपनी माँ को प्यार करता है क्योंकि कल वो घर जाते हुए बहुत खुश था, जिसका जवाब वो हाँ में देता है। ये सुनकर कायो वहाँ से जाने लगती है तो सातोरू उसे रोककर फिर से पूछता है कि क्या वो फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो कायो उससे पूछती है कि क्या सातोरू उसे बचाने के लिए किसी को मार सकता है। वो मन ही मन सोचता है कि कायो के साथ कुछ बुरा हो रहा था उसके मरने से पहले और वो उसे बचा सकता है। तभी हम यूकी को देखते हैं जो सातोरू और कायो को दूर से देख रहा होता है। फिर सातोरू सोचता है कि कायो उसे इसलिए फेक कह रही थी क्योंकि वो दोस्त बनाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी से अलग बिहेव करता है, लेकिन वो अपने आप को भी फेक कहती है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो भी अपनी असली पर्सनैलिटी छुपा रही होती है। सातोरू अपने ग्लव्स हाइडआउट पे भूल जाता है तो वो सबसे हाइडआउट जाने के लिए पूछता है, तो उसके दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि वो बर्फ में हाइडआउट नहीं जाते क्योंकि बर्फ में फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। जब वो स्कूल से बाहर होता है तो केन्या सातोरू से कहता है कि वो कायो से दोस्ती कर कर ठीक कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि कायो कुछ छुपा रही है, और कहता है कि सातोरू उससे और उनके दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकता है। जाने के पहले केन्या पूछता है कि क्या उसने एसेज रीड कर लिए हैं जो उसने नहीं किए होते। घर पहुंचकर वो कायो का ऐसे रीड करता है। उसमें लिखा होता है द टाउन विदाउट मी बाय कायो हिनाजुकी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, इतनी बड़ी कि अकेले कहीं जा सकूं, तो मैं किसी दूर के देश में जाना चाहूंगी। मैं एक दूर के आइलैंड पर जाना चाहती हूँ, एक ऐसे आइलैंड पर जहाँ कोई लोग ना हो, एक ऐसे आइलैंड पर जहाँ दुख या तकलीफ ना हो। उस आइलैंड पर कोई बड़े नहीं होंगे, ना बच्चे, ना मेरे क्लासमेट्स, ना टीचर और ना ही मेरी माँ। वहाँ मैं जब चाहूँ पेड़ पर चढ़ सकती हूँ और जब चाहूँ समुद्र में तैर सकती हूँ और जब चाहूँ सो सकती हूँ। उस आइलैंड पर मैं उस शहर के बारे में सोचती हूँ जो मैंने पीछे छोड़ दिया। बच्चे स्कूल जा रहे हैं जैसे कुछ बदला ही ना हो, बड़े ऑफिस जा रहे हैं जैसे कुछ बदला ही ना हो, मेरी माँ खा रही है जैसे कुछ बदला ही ना हो। जब मैं शहर के बारे में सोचती हूँ जिसमें मैं नहीं हूँ तो मुझे एक अजीब सी राहत महसूस होती है। मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। ये पढ़कर उसे समझ आता है कि कायो को हेल्प चाहिए। इस ऐसे को पढ़कर वो और भी चिंतित हो जाता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो सातोरू अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो अपने बर्थडे पर अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकता है। साचिको कहती है जरूर, लेकिन उनके घर में जगह कम है। तो वो कहता है कि वो ज्यादा नहीं, बस 5 दोस्तों को बुलाएगा। उसकी माँ कहती है कि पहली बार उसने पार्टी करने के लिए पूछा, इसलिए वो बड़ा केक लेकर आएगी। सातोरू सोचता है कि अगर वो कायो को और अच्छे से समझेगा और उसके व्यवहार में बदल आएगा तो शायद वो उस अपराध को होने से रोक सकता है। फिर साचिको उसे पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है क्योंकि उसके सिर्फ 4 दोस्त हैं, लेकिन सातोरू सोने का नाटक करता है और उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन सातोरू स्कूल के बाद कायो को बर्थडे के लिए बुलाने जाता है। उसे पता होता है कि कायो स्कूल के बाद एक पार्क में जाती है क्योंकि घर पर उसकी माँ उसे मारती है। कायो अकेली पार्क में खड़ी होती है तो सातोरू उसे कहता है कि वो सच में उसका दोस्त बनना चाहता है और उसे अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करता है। सबसे पहले इनविटेशन वो कायो को ही देता है। फिर कायो उससे पूछती है कि क्या उसके हाथों को ठंड लग रही है, तो वो कहता है कि हाँ, उसने अपने ग्लव्स खो दिए हैं। फिर कायो सातोरू को अपने हाथ दिखाने के लिए कहती है और कायो वहां से चली जाती है। फिर सातोरू सोचता है कि 18 साल पहले उसने कायो को आखिरी बार इसी पार्क में देखा, गायब होने से पहले, और उसकी लाश सर्दियों के बाद बर्फ पिघलने के बाद मिलती है। कायो मार्च के महीने किडनैप हुई थी।
तीन बच्चे नाकानिशी आया, सुबिता हिरोमी और हिनाजुकी कायो की किडनैपिंग हुई थी। लेकिन किडनैपिंग के वक्त कायो की उम्र 10 साल ही थी। इसका मतलब ये हुआ कि कायो की किडनैपिंग उसके बर्थडे से पहले हुई। सातोरू कहता है कि उसे मार्च 1 और कायो के बर्थडे के बीच डे एक्स को ढूंढना होगा जिस दिन कायो की किडनैपिंग हुई थी। अगले दिन स्कूल में बच्चे बर्फ पर रेस लगा रहे होते हैं और सातोरू का ओपोनेंट हमाडा होता है जो आइस हॉकी की टीम में होता है और उसने नेशनल चैंपियनशिप भी जीती होती है। कायो सातोरू को जीतने के लिए कहती है। स्टार्टिंग में सातोरू जीत रहा होता है लेकिन फिनिश लाइन से पहले अपने आप को धीरे कर लेता है। उसे लगता है कि हमाडा ये जीत डिजर्व करता है क्योंकि वो हर रोज कड़ी मेहनत करता है। कायो और केन्या को समझ आ जाता है कि वो जानबूझकर हारा। इसकी वजह से हमाडा को भी सातोरू पर गुस्सा आ जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसने ऐसे ही 18 साल पहले किया था। फिर सातोरू कायो से उसका बर्थडे पूछता है लेकिन कायो उससे गुस्सा होती है और अपना बर्थडे बिना बताए वहां से चली जाती है। सातोरू स्टाफ रूम जाता है कायो का बर्थडे जानने के लिए। जब वो क्लास डायरी खोलने लगता है पीछे से उसका टीचर आ जाता है। सातोरू उससे कायो के बर्थडे के बारे में पूछता है तो टीचर क्लास डायरी सातोरू को दिखाता है। सातोरू और कायो का बर्थडे सेम दिन 2 मार्च को होता है इसलिए कायो उसे अपना बर्थडे नहीं बता रही होती। फिर वो अपने टीचर का शुक्रिया करता है और चला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि डे एक्स मार्च 1 होता है जिस दिन कायो की किडनैपिंग होती है। कायो को ढूंढने वो सेम पार्क में जाता है लेकिन कायो वहां नहीं होती। फिर सातोरू को एक पेपर प्लेन दिखाई देता है जिसे यूकी उड़ा रहा होता है। फिर वो दोनों यूकी के घर चली जाते हैं। यूकी सातोरू से कहता है अच्छा है कि उसने कुछ नए दोस्त बना लिए हैं। तो सातोरू कहता है कि उसकी एडवाइस की हेल्प से वो नए दोस्त बना पाया। सातोरू यूकी से पूछता है कि क्या वो कायो को जानता है। यूकी तुरंत जवाब देता है कि हाँ और मेंशन करता है कि कायो अक्सर अकेली पार्क में होती है। वो ये भी बताता है कि उसने कायो से कुछ बार बात की है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सातोरू की क्लासमेट है। यूकी ये भी बताता है कि वो अपने पापा के बेंटो शॉप में काम करता है। सुबह 4 बजे उठता है और दोपहर तक काम करता है। ये सुनकर सातोरू सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे पहले लगता था कि यूकी अनएम्प्लॉयड है और क्योंकि वो हमेशा दोपहर के बाद उसे मिलता था। सातोरू घर जाते हुए सोचता है कि उसके टाइम 2006 में जुन शिरातोरी को फांसी की सजा सुनाई थी। पहले मुकदमे से लेकर अब तक जुन हमेशा अपनी बेगुनाही का दावा करता आया था। सातोरू को विश्वास नहीं होता कि यूकी किसी की हत्या कर सकता है। उसके दिमाग में ये विचार आता है कि अगर किडनैपिंग कभी हुई ही नहीं तो जुन पर कोई शक भी नहीं करेगा। फिर सातोरू कायो के घर जाता है लेकिन घर के अंदर कोई नहीं होता। घर के साइड पे कायो के ग्लव्स और उसका बैग पड़ा होता है। तभी सातोरू का ध्यान एक पुरानी टूटी फूटी हुई शेड की तरफ जाता है। कायो काफी कम कपड़ों में और बुरी तरह से पिटी हुई होती है। सातोरू को देखकर वो रोने लग जाती है। उसका चेहरा और शरीर चोटों से भरा होता है जो ये स्पष्ट करता है कि उसे मारा गया है। सातोरू तुरंत अपनी जैकेट उतारता है और उसे कवर करने की कोशिश करता है ताकि उसकी ठंड से सुरक्षा हो सके। उसी वक्त कायो की माँ वहां आ जाती है और कहती है कि कायो उस शेड में खुद आई है। वो गुस्से में कायो को खींचकर घर ले जाती है। सातोरू अंदर ही अंदर दुखी और गुस्से से भर जाता है लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं बचते। उसके सामने ही एक माँ अपनी बेटी को मार रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कायो भी उसकी तरफ देखती तक नहीं जैसे उसकी आंखों में कोई उम्मीद ही ना हो। जब सातोरू कायो की माँ से पूछता है कि कायो को इतनी चोटें कैसे लगी तो कायो की माँ कायो को जवाब देने के लिए कहती है लेकिन कायो झूठ बोलती है और सातोरू को बताती है कि वो गिर गई थी इसलिए उसे चोटें लगी है। उसी रात कायो की माँ उसके चेहरे के जख्मों को छुपाने के लिए उसका सिर पकड़कर किचन सिंक के ठंडे पानी में डुबा देती है जो पूरी बर्फ से भरी होती है। वो उसके चेहरे के निशान हटाना चाहती है ताकि लोग शक न करे। कायो की माँ के बॉयफ्रेंड को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो सेल्फिश तरीके से सिर्फ इतना कहता है मेरे लिए भी थोड़ी बर्फ बचा लेना। अगली सुबह सातोरू और कायो की होमरूम ड्यूटी होती है। सातोरू क्लासरूम को प्रिपेयर कर रहा होता है लेकिन कायो नहीं आती। क्लास शुरू होने के बाद कायो स्कूल आती है जिसे देखकर सातोरू को राहत महसूस होती है। उसके गर्दन पर अब भी कल रात की मारपीट के निशान होते हैं लेकिन वो चुपचाप अपनी जगह बैठ जाती है। होमरूम ड्यूटी की वजह से कायो और सातोरू ने लंच के पैसे इकट्ठा किए
और उसके बाद सातोरू अपने टीचर याशिरो के ऑफिस जाता है। वहाँ वो गाकू याशिरो से सीधा पूछता है कि क्या कायो के साथ उसकी माँ जो भी कर रही है उस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। याशिरो कहता है कि वो इस बात को लेकर स्ट्रगल कर रहा है कि उसे स्टूडेंट से इसके बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। वो कहता है कि क्लास में भी कायो हमेशा सबसे अलग रहती है। उसका मानना है कि अगर सबको पता चला कि कायो पर अत्याचार हो रहा है तो और स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाएंगे। याशिरो समझाता है कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज पिछले 1 साल से इस केस को देख रही है लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल रहा क्योंकि कायो और उसकी माँ कभी भी घर पर नहीं होते, इसलिए वो लोग कायो की माँ के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे। ये सुनकर सातोरू अंदर से और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वो आगे बढ़कर कायो की मदद नहीं करेगा तो कोई और भी नहीं करेगा। जब सातोरू क्लास में वापस आता है और देखता है कि सबकी लंच मनी उसके डेस्क में नहीं है तो वो याशिरो को रिपोर्ट करता है कि लंच का पैसा गायब हो गया है। जैसे ही ये बात क्लास में फैलती है मिसातो तुरंत कायो पर इल्जाम लगा देती है कि उसने पैसे चुराए हैं। वो कहती है कि कायो अपने लंचेस के पैसे नहीं देती और उसे लगता है कि चोर वही हो सकता है जो गरीब हो। मिसातो डिमांड करती है कि सबके बैग चेक किए जाएं, जो कायो के लिए और भी एम्बैरेसिंग हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पैसे कायो के बैग के अंदर से मिलते हैं जिसे पूरी क्लास उसे चोर समझने लगती है। बच्चे उसे गरीब कहकर बुलाने लगते हैं जैसे कि वो सच में दोषी हो। सातोरू गुस्से से भर जाता है और कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कायो गरीब है या भूखी क्योंकि वो कभी भी किसी से चोरी नहीं करेगी। फिर वो कहता है कि कोई जानबूझकर उसे दोषी साबित करने की कोशिश कर रहा है। तभी केन्या कहता है कोई भी सातोरू की डेस्क से पैसे लेकर कायो के बैग में रख सकता है। फिर याशिरो सबको शांत करता है और कहता है आज कायो ड्यूटी पर थी इसीलिए उसके पास लंच के पैसे होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। ऐसे याशिरो सिचुएशन को हैंडल करता है। जब वो दोनों क्लास का कचरा फेंकने जा रहे होते हैं तो कायो सातोरू का शुक्रिया अदा करती है। सातोरू कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि मिसातो ने जो कहा वो बिल्कुल बेकार और जरूरत से ज्यादा था। फिर कायो उसके साथ अपनी एक पुरानी मेमोरी शेयर करती है और कहती है कि तीसरी क्लास में मिसातो उसके पेंसिल्स का मजाक उड़ाया करती थी, इसलिए एक दिन उसने गुस्से में मिसातो का फेवरेट मैकेनिकल पेंसिल खिड़की से बाहर फेंक दी। तब से वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन एक बार मिसातो ने उसे क्रिसमस पार्टी पर बुलाया था सिर्फ अपने बड़े क्रिसमस ट्री का दिखावा करने के लिए, लेकिन वो ट्री कायो को सच में बहुत खूबसूरत लगा था। दिन के अंत में जब साफ सफाई की ड्यूटी खत्म हो जाती है सातोरू कायो को एक स्पेशल जगह ले जाने का फैसला करता है। वो उसे एक पहाड़ पर ले जाता है। वहाँ उन्हें फॉक्सेस भी देखने को मिलते हैं। जब वो पहाड़ी के टॉप पर पहुँचते हैं तो वहाँ एक बर्फ से ढका क्रिसमस ट्री होता है। यह एक खूबसूरत नज़ारा होता है जो थोड़ी देर के लिए कायो के दुखों को कम कर देता है। वहां पहुंचकर सातोरू कायो से कहता है कि उन्हें गर्मी के टाइम भी यहाँ वापस आना चाहिए ताकि वो इस जगह का अलग रूप भी देख सके। कायो पहली बार सातोरू की बात सुनकर एक हल्का सा स्माइल करती है जैसे उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी हो कि शायद उसका जीवन सिर्फ दुख और तकलीफों से नहीं भरा बल्कि खुशी भी मिल सकती है। फिर हम केन्या और याशिरो को कुछ डिस्कस करते हुए देखते हैं। अगली सुबह सातोरू और उसकी माँ खाना खा रहे होते हैं तो वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो अगले सैटरडे साइंस सेंटर जा सकता है। तो साचिको कहती है जरूर, क्यों नहीं। फिर सातोरू क्लास में बैठा होता है और कायो की तरफ देखकर सोचता है कि कुछ भी हो जाए इस सैटरडे कायो को वो घर नहीं जाने देगा क्योंकि उसकी माँ उसे हर सैटरडे मारती होती है। फिर मिसातो कंप्लेन करती है कि कुछ लड़कियां टीचर के साथ फ्लर्टी बिहेव कर रही है जिस पर सातोरू पॉइंट आउट करता है कि पहले वो भी ऐसा करती थी। मिसातो जवाब देती है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि टीचर उसे एक चोर समझता है। सातोरू अपने दोस्तों से साइंस सेंटर जाने के बारे में पूछता है लेकिन जब वो बताता है कि कायो भी आ रही है तो उसके दोस्त दोनों को अकेले में टाइम देने के लिए डिसाइड करते हैं और ना जाने के बहाने बनाते हैं। फिर सातोरू कायो से सैटरडे को ट्रिप पर चलने के लिए पूछता है। कायो बताती है कि उसके माँ ने उसे सैटरडे को जल्दी घर आने के लिए कहा है। सातोरू कहता है कि वो उसकी माँ से घूमने जाने की परमिशन ले लेगा। फिर हम देखते हैं कि याशिरो केन्या को टीचर्स ऑफिस में बुलाता है
हमने पहले भी इन दोनों को अकेले बात करते देखा था। आपको क्या लगता है ये दोनों किसी तरह का प्लान बना रहे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। सातोरू कायो की माँ से परमिशन लेने जाता है ताकि कायो उसके साथ साइंस सेंटर जा सके। उसकी माँ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि दो बच्चों का अकेले कहीं जाना सही नहीं है। जब सातोरू उसे पूछता है कि वो कायो को घर पर रखने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है, तो वो जवाब देती है कि वो दोनों सिर्फ बच्चे हैं और अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा। सातोरू कायो को बचाने के बारे में बात करता है और फिर रियलाइज करता है कि उसने इनडायरेक्टली कायो के अत्याचार का हिंट दे दिया है। कायो की माँ डरावनी टोन में कायो से पूछती है कि क्या वो जाना चाहती है, तो कायो धीरे से हाँ कर देती है। कायो की माँ गुस्से में आकर उसके थप्पड़ मारने लगती है कि तभी सातोरू की माँ साचिको बीच में आकर कायो की माँ को रोक लेती है। वो बताती है कि एक माँ होने के नाते वो सिर्फ अपने बेटे को सपोर्ट कर रही है और कायो की माँ से कहती है कि दोनों फैमिलीज एक जैसे ही हैं, इसलिए कभी उनके घर आकर बात करने के लिए इनवाइट करती है। आखिर में कायो की माँ उसे अंदर बुलाती है, लेकिन जाने से पहले सातोरू कहता है कि सैटरडे को मिलते हैं। रास्ते में साचिको बताती है कि आज वो काम से जल्दी फ्री हो गई थी और जब उसने सातोरू को देखा तो उसने उसका पीछा करने का डिसाइड किया। साचिको कहती है कि आज कायो की माँ उसे नहीं मारेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को इसका पता चले। सैटरडे के दिन कायो साइंस सेंटर आती है और उसके शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं होता। प्लेनेटेरियम जाने पर सातोरू को डेजा वू फील होता है। उसे याद आता है कि 18 साल पहले जब वो अकेला आया था तब उसने हिनाजुकी को यही देखा था। तब उसका दिमाग ये सोचने लगता है कि क्या वो सिर्फ वही चीज रिपीट कर रहा है जो पहले हो चुकी है। पिछले एपिसोड में भी उसने आइस स्केटिंग रेस में अपनी जीत ओपोनेंट को दे दी थी जो पहले भी हो चुका था। शायद वो अब तक हिस्ट्री को एक्चुअली बदलने के बजाय उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जब कायो बताती है कि उसे भी ये जगह पसंद है, सातोरू कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या उसने ये जगह इस वजह से चुनी थी। फिर कायो एक बात कहती है जो सातोरू को याद दिलाती है कि ये सेम बातचीत 18 साल पहले भी हो चुकी है। वो सोचता है कि क्या वो सेम चीजें रिपीट कर रहा है। वो फ्यूचर बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं अनजाने में वो वही पुराने टाइम लूप में तो नहीं चल रहा। फिर सातोरू कायो का कोट पकड़ने का ऑफर करता है और उस मोमेंट पर उसे लगता है कि छोटी छोटी एक्शन से भी वो फ्यूचर बदल सकता है। सातोरू के दोस्तों का ग्रुप भी साइंस सेंटर में आ जाता है, जो उसके दिमाग में एक पॉजिटिव साइन है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं हो रही हैं। 29 फरवरी हो जाती है और कायो के गायब होने में सिर्फ एक दिन रह जाता है। सातोरू शाम तक कायो के साथ रहता है और उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो कायो से कहता है कि कल सुबह वो दोनों साथ मिलकर स्कूल जा सकते हैं, जिस पर कायो हाँ कर देती है। घर जाते वक्त उन्हें कायो की माँ मिल जाती है जो काम से लौट रही होती है। मार्च 1 हो जाती है। सातोरू घर से जल्दी निकलता है कायो के घर जाने के लिए। वो सारे दिन कायो के साथ वक्त बिताता है, स्कूल के पहले से लेकर शाम के 6 बजे तक। घर जाते वक्त दोनों उसी पार्क के सामने से गुजरते हैं जहां सातोरू ने कायो को आखिरी बार उसके गायब होने से पहले देखा था, लेकिन इस बार कायो अकेली नहीं होती। सातोरू कायो से कहता है कि वो अगले दिन भी उसे घर से पिक करने आएगा। उस वक्त सातोरू जितनी जोर से बोल सकता था उतनी जोर से बोलता है। ये सिर्फ कायो के लिए नहीं बल्कि उसकी माँ जो घर के अंदर थी और जो भी आसपास सुन रहा था उन सब के लिए था। वो ये बताना चाहता है कि अब वो कायो के साथ है। सातोरू सोचता है कि डे एक्स जिस दिन कायो पहले गायब हो गई थी लगभग खत्म हो चुका था। वो सोचता है कि क्या सच में सब कुछ इतना आसान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता तो वो कायो के घर कंफर्म करने चला जाता है। 12 बजने पर वो खुशी से सोचता है कि सिर्फ एक दिन के अंदर उसने हिस्ट्री बदल दी है। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठता है और अपनी माँ को गुड मॉर्निंग कहकर निकल जाता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो ब्रेकफास्ट तो खा ले, पर सातोरू सिर्फ कायो से मिलने की जल्दी में रहता है। उस रात सातोरू एक पल के लिए भी नहीं सोया था। अगले दिन जब वो कायो से मिलता है तो उसे तसल्ली होती है कि कायो अपने घर पर ही है और बिल्कुल सही सलामत है। फिर वो अपने दोस्तों से कंफर्म करता है कि क्या सब लोग आज के प्लान के लिए रेडी है। तभी पीछे से याशिरो कायो और सातोरू को कुछ काम के लिए बुलाता है।
जब वो दोनों क्लास में वापस आते हैं तो क्लास में कोई नहीं होता। फिर वो दोनों मार्केट जाते हैं बर्थडे का सामान लेने के लिए। जब सातोरू और कायो घर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। उनके दोस्तों ने उनके बर्थडे सेलिब्रेशन का सीक्रेटली प्लान बनाया होता है। सातोरू और कायो दोनों शॉक्ड होते हैं कि ये सब उनके बिना बताए कैसे अरेंज किया। तब केन्या बताता है कि सबने मिलकर ये प्लान किया था और सातोरू की माँ ने भी मदद की थी। सातोरू को याद आता है कि आफ्टर स्कूल ड्यूटी भी इसी सरप्राइज के लिए दी थी और याशिरो ने उन्हें कायो के बर्थडे के बारे भी बताया था। कायो शौक और खुशी के मिक्स इमोशंस महसूस करती है। सातोरू स्पेशली इंसिस्ट करता है कि दोनों के लिए अलग अलग केक्स हो ताकि दोनों का बर्थडे इक्वली स्पेशल लगे। कायो सातोरू से माफी मांगती है कि वो उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट कंप्लीट नहीं कर पाई। वो बताती है कि पिछली रात को वो प्रेजेंट कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बीच में सो गई। सातोरू उसे कहता है कि वो गिफ्ट बाद में दे सकती है तो कायो उसे बाद में गिफ्ट देने का प्रॉमिस करती है। फिर वो खाना खाते हैं और केक भी खाते हैं। कायो और सातोरू को बहुत प्रेजेंट्स मिलते हैं। सातोरू कायो को ग्लव्स देता है गिफ्ट में। कायो को खुशी से आंसू आ जाते हैं। फिर वो कायो को घर छोड़ने जाता है। सातोरू को ठंड लग रही होती है तो कायो अपना स्कार्फ उसे दे देती है। फिर सातोरू खुश हो जाता है और सोचता है कि उसने सच में हिस्ट्री बदल दी है। लेकिन अगले दिन एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। इनाजुकी स्कूल नहीं आते। उसका लेट होना पहले भी होता रहा है लेकिन अब जब वो पूरी तरह से एब्सेंट है तो सातोरू को कुछ सही नहीं लग रहा। कायो उसके अगले दिन भी नहीं आती, ना ही उसके अगले दिन। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का पहला पार्ट। और आपको क्या लगता है, सातोरू सच में हिस्ट्री बदल पाएगा या सिर्फ वही चीज रिपीट हो रही है जो पहले भी हो चुकी थी? और क्या उसका प्लान सक्सेसफुल होगा? और आपको क्या लगता है, कायो की माँ के एक्शंस के पीछे कोई रीजन है या सिर्फ उसका नेचर ही ऐसा है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।